हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करेंगे एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम 2022 में यानी कि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके केमिस्ट्री के पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो यहाँ पर आपको 4 कंपाउंड्स दिए हैं और ये पूछा है कि इसमें से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के टुवर्ड जो रिएक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है। तो देखो सबसे पहले हम कंपाउंड्स देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट है आपको दिया है बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड देखो क्या होता है, बेंजल्डिहाइड होता है ये रिंग और इसके ऊपर क्या होता है, ये CHO ग्रुप होता है। सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन दिया है आपको वो दिया है पैराटोलुअल्डिहाइड, यानी कि इसका मतलब क्या है कि इसमें पैरा पोजीशन पे क्या लगा है भाई, CH3 ग्रुप लगा है, टोलुइन है मतलब, ठीक है। इस तरह से CH3 लगा है और यहाँ पर ये क्या है, CHO अल्डिहाइड ग्रुप है। और थर्ड ऑप्शन आपको दिया है पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। इसका मतलब क्या है, पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा है भाई, ये नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट है यहाँ पर और ये क्या है, साथ में CHO अल्डिहाइड ग्रुप है। और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है एसिटोफिनोन। तो एसिटोफिनोन क्या होता है, ये इस तरह से रिंग होती है और इसके ऊपर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और ये यहाँ पर क्या है, CH3 ग्रुप है। तो देखो इन सब के पास क्या है, अल्डिहाइड और जो कीटोन ग्रुप होता है, आपको पता है ये कैसे ग्रुप होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। और अगर हम बात करें अल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी का, कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये हमें पता है कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है भाई, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्डिहाइड्स। इसका रीज़न क्या होता है, देखो यहाँ पर जो हम रिएक्टिविटी बताते हैं वो 2 पॉइंट्स को देखकर क्लियर करते हैं। एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस को, यानी कि कितने बल्कि ग्रुप लगे हैं, बल्कि ग्रुप की अटैचमेंट को देखकर, और दूसरा हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक हेरफेर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके, और उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं रिएक्टिविटी को। तो देखो इन केस ऑफ अगर हम बात करें अल्डिहाइड, तो आपको पता है जैसे देखो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जनरल फॉर्मूला लिखते हैं अल्डिहाइड और कीटोन के लिए। तो देखो ये इस तरह से कार्बोनिल ग्रुप होता है। अगर ये दोनों ग्रुप क्या होते हैं, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप्स होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पर ये बन जाता है हमारे पास कीटोन। और इसी तरह से अगर ये एक पोजीशन पे क्या रहता है भाई, हाइड्रोजन होता है, और दूसरी पोजीशन पे क्या होता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, अल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, दोनों साइड क्या होते हैं भाई, ये देखो R ग्रुप, यानी कि अल्काइल ग्रुप जो होते हैं ये बल्कि हो गए। तो इसमें क्या होता है, देखो ये ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्या करता है भाई, इसके ये जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल होता है तो वो यहाँ पर अटैक करता है, ठीक है। वो कार्बन पे अटैक करेगा, ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो अपनी तरफ पुल करता है। तो इसके ऊपर क्या होता है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या होता है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यानी कि वो इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो देखो इन केस ऑफ कीटोन्स क्या होता है, दोनों साइड क्या होते हैं भाई, बल्कि ग्रुप्स अटैच होते हैं। तो इन बल्कि ग्रुप अटैच होने की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है उसका आना क्या होता है भाई, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए हमारे पास जो कीटोन होते हैं वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और अगर हम बात करें इसी तरह से अल्डिहाइड की, तो अल्डिहाइड में देखो क्या होता है, अल्डिहाइड में एक पोजीशन पे तो क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है। और तो यहाँ पर देखो क्राउड एक तो कम हो गया, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो गई है। और दूसरा यहाँ पर देखो साथ साथ हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अल्काइल ग्रुप्स कौन से लगे हैं। तो देखो इसके लिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी होती है, एक होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हो सकते हैं ये, और एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हो सकते हैं ये। तो इनको हम देखकर डिसाइड करते हैं कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और किसकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो देखो जो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हैं, इन ऑप्शंस को हम क्लियरली मतलब ध्यान से देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि क्या होता है। तो देखो फर्स्ट जो आपको दिया है वो है अल्डिहाइड। ये बाकी 3 ऑप्शंस में तो देखो आपको साफ-साफ ही क्लियरली दिख रहा है कि ये कैसे हैं, अल्डिहाइड कंपाउंड्स है ये और ये। जो फोर्थ आपको दिया है यहाँ पर देखो, एक तो ये कीटोन का हो जाता है और यहाँ पर क्या है, ये फिनाइल रिंग भी है, और साथ में तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो लीस्ट रिएक्टिव आएगा, यानी कि अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ये तो 4th नंबर पे ही चला जाएगा। बट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोस्ट रिएक्टिव, यानी कि जो हाईएस्ट शो करेगा ऑर्डर, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा। फिर देखो इसके बाद ध्यान से सुनना कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं भाई, वो रिंग के ऊपर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर देंगे रिंग के ऊपर, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करेगा, ठीक है, जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करेगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए भाई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होने की वजह से जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से वो कम हो जाती है। यानी कि जितना ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप होगा, जितना अच्छा वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को
इंक्रीज़ करेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करेगा, इसका मतलब वो जो पॉजिटिव चार्ज है, जो कम हो रहा था, अभी मैंने बताया ना कि इस तरह से देखो ये ग्रुप लगा होता है, ठीक है? यहाँ पर तो इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यानी कि यहाँ पर अगर इस तरह से कोई ग्रुप लगा होगा, यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप पोज़ीशन है देखो, इस तरह से अगर कोई ग्रुप अटैच होंगे जो यहाँ पर इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं भई, इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये कार्बन इतना ज़्यादा पॉज़िटिवली चार्ज नहीं होगा, यानी कि कार्बन पे उतना ज़्यादा पॉज़िटिव चार्ज नहीं होगा, यहाँ पे डेफिशिएंसी नहीं होगी इतनी ज़्यादा। अगर यहाँ पर दोनों ग्रुप्स कैसे अटैच है भई, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़िंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो यहाँ पर क्या करते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते रहेंगे। तो यानी कि यहाँ पर ये जो पॉज़िटिव चार्ज है, ये इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो न्यूक्लियोफ़ाइल के लिए क्या होगा, यानी कि वो इतने अच्छे से नहीं आ पाएगा, ठीक है? लेकिन अगर यही केस हम उल्टा कर दें, क्या कर दें, यहाँ पर ये जो ग्रुप्स लगे होंगे, ये कैसे ग्रुप हो हमारे पास, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, तो ये क्या करेंगे, देखो इस कार्बन पे ऑलरेडी पॉज़िटिव चार्ज है क्योंकि इधर से ये पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन, और साथ में क्या है यहाँ पर देखो, ये क्या है, ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे, ये क्या करेंगे, अपने टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेंगे, ठीक है? ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे दोनों, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे, तो यहाँ पर क्या है, कार्बन पे जो चार्ज है, पॉज़िटिव चार्ज है, वो उतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफ़ाइल उतना ही ईज़िली अटैक कर जाएगा। तो यहाँ से एक पॉइंट हमें क्लियर हुआ कि क्या जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी होती है, वो क्या करते हैं, उसको इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है? और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, वो क्या करती है, रिएक्टिविटी को डिक्रीज़ करती है। तो अब हम यहाँ पर क्या है भई, ग्रुप्स को ही देखते हैं। तो देखो ये 4th वाला तो सबसे लीस्ट ही है, बाकी 3 ऑप्शन बचे हैं, इनमें देखते हैं। तो इसमें तो देखो यहाँ पर कौन-सा ग्रुप लगा है, देखो ये भी कैसा ग्रुप लगा है यहाँ पर, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज़िंग ग्रुप है, ठीक है? और वैसे क्या कहते हैं, और ये क्या है, नॉर्मल बेंज़ल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो ये और ये क्या हो जाएगा, कम ही हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो आपको एक ही ऑप्शन दिया है, जिसके अंदर आपको क्या दिया है, नाइट्रो ग्रुप दिया है। नाइट्रो में पता है क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, ये पुल करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि इस रिंग पे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, तो यानी कि न्यूक्लियोफाइल क्या है भई, ईज़िली अटैक कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एडिशन रिएक्शन ये अच्छी देगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस को देखते हैं, तो हमें कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको दिया है ऑप्शन नंबर 3 में, तो यही क्या है, इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, मतलब करेक्ट आंसर होगा। अगर ऑर्डर की बात करें तो एसीटोफिनॉन सबसे लास्ट में होगा, और सबसे फर्स्ट नंबर पे पैरानाइट्रो ये आएगा, और फिर इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा भई, एसीटोफिनॉन है, एसीटोफिनॉन से पहले क्या होगा, बेंज़ल्डिहाइड होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन पे जो आएगा वो क्या होगा, पैराटोल्युल्डिहाइड होगा, और सेकंड पे बेंज़ल्डिहाइड आएगा, और फर्स्ट पे जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी, पैरानाइट्रो बेंज़ल्डिहाइड की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI फॉर्म्स। तो देखो ग्लूकोज की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कार्बोहाइड्रेट्स चैप्टर से है, जो हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 12th का। तो यहाँ से ये जो ग्लूकोज की जितनी भी रिएक्शंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर होता ही होता है एग्जाम में। तो ग्लूकोज जब HI के साथ प्रोलॉन्ग हीटिंग करते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए हम इसकी हीटिंग करते हैं, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है भाई, एनहेक्सेन बनता है, जो क्या करता है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को भी सिग्निफाई करता है कि वो स्ट्रेट चेन होता है, ठीक है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन एज कैटलिस्ट टू अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इज कॉल्ड। देखो यहाँ पर आपको क्या दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं, और यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि रिएक्शन कौन सी होती है। यहाँ पर आपको क्या बोला है कि सेल्फ कंडेंसेशन हो रहा है किसका, एरोमेटिक एल्डिहाइड है आपके पास, और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और वहाँ पर कौन सा कैटलिस्ट प्रेजेंट है भाई, साइनाइड आयन प्रेजेंट है, और क्या बन रहा है, टू अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है ये क्या होती है भाई, ये बेंजोइन कंडेंसेशन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बाकी रिएक्शंस भी आप एक बार देख लेना कि इन रिएक्शंस में क्या होता है। तो बेंजोइन कंडेंसेशन देखो किस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से होता है, जैसे देखो यहाँ पर ये क्या है, ये अल्डिहाइड ग्रुप हो गए हैं, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये CHO, एक और अल्डिहाइड ग्रुप हो गया, मतलब एक और अल्डिहाइड है यहाँ पर, ये इस तरह से हमारे पास, ठीक है। और ये क्या बन गया यहाँ पर, ये दोनों क्या है भाई, हमारे पास बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल है, ये अल्कोहलिक KCN की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे या फिर हीट कराते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या है भाई, देखो ये कंपाउंड बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेंजोइन भी बोलते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास इस तरह से CHOH, और यहाँ पर ये क्या है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये रिंग आ जाएगी, इस तरह से ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्बन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द pH ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl एंड 50 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH। देखो यहाँ पर आपसे सॉल्यूशन दिया है, आपको 2 सॉल्यूशन दिए हैं,
बेसिकली एक तो आपको क्या दिया है, एसिड का सॉल्यूशन दिया है HCl का, और दूसरा आपको दिया है किसका, NaOH सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। और जो HCl सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके लिए जो आपको मोलारिटी दी है वो कितनी दी है, 0.2 दी है, और इसके लिए जो आपको दी है वो कितनी दी है, 0.1 दी है, और इसके लिए जो वॉल्यूम दिया है आपको वो कितना दिया है, 50 ml दिया है, और NaOH के लिए आपको जो वॉल्यूम दिया है वो भी कितना है भाई, 50 ml है। ये पूछा है कि दोनों को अगर हम मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने पर जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू क्या होगी। तो देखो NaOH के हम यहाँ पर क्या करते हैं, मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो बनेगा, अगर हम बात करें यहाँ पर NaOH कितना आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, मोलारिटी इनटू में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जितनी भी अमाउंट इसकी वॉल्यूम दे रखा है वो, तो NaOH के लिए जो बनेगा देखो वो क्या बन जाएगा भाई, NaOH के लिए आपको मोलारिटी कितनी दी है, NaOH के लिए आपको दिया है 0.1, और इसके लिए वॉल्यूम कितना दिया है भाई 50। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इसी तरह से हम HCl के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो HCl के लिए जो मोलारिटी दी है वो क्या है, 0.2, और जो सॉल्यूशन दिया है, अमाउंट दिया है वो आपको कितना दिया है, 50 ml दिया है, तो ये कितना आ जाएगा, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 10 आ जाएगा। तो देखो दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया है और आपको पता है कि एसिड और बेस रिएक्शन होगी यहाँ पर, ठीक है। तो जब यहाँ पर एसिड और बेस रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, देखो इसके 5 मोल क्या करेंगे, ये HCl की अमाउंट ज़्यादा है ना, तो इसके 5 मोल से क्या कर लेंगे भाई, रिएक्ट कर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये 5 मोल ऑफ HCl विल रिएक्ट विथ 5 मोल ऑफ NaOH। अब यहाँ पर 10 क्या है टोटल, टोटल HCl कितने हैं भाई, 10 है। तो इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन के अंदर 5 जो मोल होंगे HCl के वो क्या होंगे भाई, बच जाएंगे, ठीक है। वो बच जाएंगे तो वो क्या होगा, देखो HCl के जो मोल बच गए हैं आपके पास सॉल्यूशन के अंदर, वो कितने हो गए भाई, 5 मोल हो गए। ये मैंने लेफ्ट वाले लिखे हैं, ठीक है, ये लेफ्ट है। तो अब देखो अगर हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन की, यानी कि जो बचे हुए सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बनेगी वो देखो कितनी बनेगी, यहाँ पर 5 मोल बचे हैं तो ये 5 हो गया है। और अगर हम बात करें टोटल वॉल्यूम की सॉल्यूशन की, तो देखो 50 ml HCl था और 50 ml क्या है, NaOH था, तो टोटल कितना हो गया, 100 हो गया। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू में 10⁻⁻²। तो ये यहाँ पर क्या आ गया, ये कंसंट्रेशन आ गया, यानी कि इसकी मोलारिटी हो गई। बचे ये कंसंट्रेशन आ गया H पॉजिटिव आयन की, जो बचे हुए थे लेफ्ट थे। अब यहाँ पर क्या है, हम पीएच वैल्यू देखेंगे। तो जो पीएच वैल्यू आएगी, पीएच आपको पता है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। तो ये H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 इंटू में 10⁻²। तो देखो यहाँ पर आपने ये एक रूल पढ़ा होगा लॉग का, कि लॉग A इंटू बी होता है, ठीक है। ये देखो लॉग का ही क्या होता है, एक रूल होता है, लॉग A इंटू बी होता है। तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, ये इक्वल होता है लॉग A प्लस लॉग बी, ये इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखो अगर हम इस माइनस साइन को छोड़ दें, ये वाले पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, फिर माइनस को हम बाद में देखेंगे। तो देखो यहाँ पर जब ये सॉल्व करोगे आप, तो ये आपके पास किस तरह से आएगा भाई, देखो ये माइनस बाहर एज इट इज़ है, तो यहाँ पर इसे इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं log 5, फिर क्या आएगा, प्लस आएगा बीच में। और प्लस में क्या होता है, एक चीज़ और होती है यहाँ पर log में, a की पावर अगर n है तो क्या होता है, n आगे आ जाता है, और a क्या हो जाता है, ये n आगे आ गया, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसी तरह से जो भी वैल्यू होती है वो सेम एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, ये -2 पावर है, वैसे तो बीच में क्या होता है, प्लस का साइन आता है, बट यहाँ पर क्या है, माइनस की पावर है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये 2 आगे आ गया, और ये क्या बन जाएगा, log 10, ठीक है। ये रूल्स ही होते हैं लॉग के, फॉर्मूला होता है इनका, कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर में है तो किस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो जब आप log 5 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ये log टेबल से देखनी पड़ती है हमें, या फिर आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। तो जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे log 5 की, तो ये आपके पास कितनी होती है, ये आती है आपके पास 0 पॉइंट, ये माइनस बाहर एज इट इज़ है, ये होती है 0.6989, ठीक है। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको माइनस करके जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहाँ पर वो 1.31 मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो बाहर क्या है, यहाँ पर ये माइनस का ही मिलेगा, क्योंकि माइनस का 2 बड़ा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये कितना आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा 1.31। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं कि आपको ये कौन से ऑप्शन में दिया है। तो देखो ये हमें मेंशन है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है, 1.3 वैल्यू। तो यानी कि आफ्टर मिक्सिंग ये दोनों सॉल्यूशन की जो मोलारिटी दी है NaOH की और HCl की, आफ्टर मिक्सिंग जो पीएच आएगा सॉल्यूशन का वो कितना होगा भाई, 1.3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट।
देखो यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा। तो देखो लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब आपको इस तरह से पूछा हो, आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हैं और उसमें से आपको चूज़ करना हो कि किसका कम होता है, किसका ज़्यादा होता है। तो ये बात आप ध्यान रखना, जिसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयन्स होंगे, ठीक है? यानी कि जिसमें जितने ज़्यादा मोल्स वो आयन्स बनेंगे, ठीक है? उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो क्या होगा भई, उतना ही लो होगा। तो देखो जो ग्लूकोज़ है और जो सुक्रोज़ है, ये तो डिसोसिएट होते नहीं हैं। ठीक है, ये तो आयनिक कंपाउंड है नहीं, तो ये तो डिसोसिएट होते नहीं है, तो यहाँ पर देखो मोलारिटी तो सबकी सेम है, तो मोल्स का ऐसे तो कुछ होगा नहीं कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर सिर्फ़ आपको डायरेक्ट यही देख के बताना है कि कितने आयन्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो देखो NaCl में क्या बनता है, एक Na पॉज़िटिव होगा और दूसरा क्या होगा, Cl नेगेटिव, तो यानी कि यहाँ पर 2 आयन्स हो गए। BaCl2 में देखो एक क्या होता है, Ba+2 होता है और क्लोरीन कितना होता है, -1 होता है, बट यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए क्या है, 2 क्लोरीन है। तो ये कितने आयन्स हो गए, देखो 1 बेरियम के हो गए और 2 किसके हो गए, क्लोराइड के हो गए। तो इसका मतलब टोटल आयन्स कितने हो गए, 3 हो गए। तो इसी के लिए क्या है भई, नंबर ऑफ आयन्स की वैल्यू ज़्यादा है, तो जिसके लिए नंबर ऑफ आयन्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, उसी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, लोएस्ट होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा भई, वो क्या हो जाएगा भई हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ओज़ोनोलिसिस दिया है आपको, और देखो मैंने बताया भी था कि जो ओज़ोनोलिसिस के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको पीजीटी में भी दिया हुआ है और मैंने एचटेट के जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन्स मैं डिस्कस कर रही थी, टीजीटी वाले, उसमें भी मैंने आपको बताया था, हर एग्ज़ाम में ये ओज़ोनोलिसिस का क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो सेम पैटर्न पे आया हुआ है, जिस तरह से आपसे टीजीटी में पूछा हुआ था कि आपको प्रोडक्ट दिया है यहाँ पर और प्रोडक्ट से ये पूछा है कि कौन-सी अल्कीन से ये हमें मिलता है, ठीक है? यानी कि आपसे रिएक्टेंट पूछा है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम ये किस तरह से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि आपको जो भी प्रोडक्ट दिए हैं, उनको उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। तो देखो आपको क्या दिया है यहाँ पर, प्रोपेन 2 ओन दिया है। तो प्रोप का मतलब क्या है कि 3 कार्बन की चेन है, तो इसे हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है? ये भी मैंने बताया था कि जो ये आता है, ठीक है? ये वाले जो ग्रुप रहते हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी कार्बोनिल ऑक्सीजन होते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, इनको एक साथ बनाना है, ठीक है? तो यहाँ पर ये बन जाएगा इस तरह से। तो देखो ये क्या है, देखो प्रोप 2 ओन ही है, ठीक है? ये क्या है, प्रोपेनोन ही है, तो ये देखो CH3COCH3। दूसरा आपको क्या दिया है यहाँ पर, दूसरा आपको दिया है मिथेनॉल। तो मिथेनॉल बेसिकली क्या होता है, ये होता है HCHO। बट ये मुझे अब इस तरह से ड्रॉ करना है कि ऑक्सीजन ना इसी साइड बनाऊँ, जिस साइड पर ये ऑक्सीजन है। तो देखो यहाँ पर कार्बन के साथ अटैच होगा, तो ये मैंने बना दिया। अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन तो बन गया है, 2 हाइड्रोजन बच गए हैं, तो ये इस साइड लगा दो या फिर इस साइड इस तरह से लगा दो या ऊपर लगा देते एक, ठीक है? तो ये बन गया हमारे पास मिथेनॉल। तो अब देखो आपको क्या करना होता है, यहाँ से ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ना ब्रेक करना होता है और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड बना देना होता है और बस आपको पता लग गया कि फाइनल प्रोडक्ट आपकी कौन-सी अल्कीन होगी। तो देखो जब हम इसे जॉइन करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, ये मिलता है CH3 सी, और ये वाला जो कार्बन है, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट की तरह एज़ इट इज़ रह गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये क्या है, यहाँ पर देखो एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो ये क्या बन गया, CH2। तो देखो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका नाम क्या बन जाएगा। तो देखो 3 कार्बन की तो चेन बनेगी, 2 पोज़ीशन पे क्या जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट जाएगा और 1 पोज़ीशन पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो यानी कि प्रोपीन हो गया, ठीक है? 3 कार्बन की चेन है ना, प्रोपीन हो गया और 2 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा है, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा देखते हैं हम कौन-सा होगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ईएमएफ ऑफ द सेल, यहाँ पर देखो आपको ईएमएफ दिया है, ये इस तरह से कैडमियम क्लोराइड और ये क्या है, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का ये आपको बता रखा है कि इनका क्या है हमारे पास, मतलब बैटरी है और ये क्या है यहाँ पर, ये इसका जो बनेगा वो भई ईएमएफ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भई, 0.7 आएगी, ठीक है? ये आपको यहाँ पर क्या है भई, ईएमएफ की वैल्यू बता दी है। ई नोट की वैल्यू हो गई, यानी कि हमारे पास ये ई नोट की वैल्यू है। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, फ्री एनर्जी पूछा है, तो आपको पता है फ्री एनर्जी का फॉर्मूला, ई नोट की वैल्यू अगर आपको गिवन होती है तो क्या होता है, डेल जी इज इक्वल टू में -NF ई नोट सेल, ठीक है? ई नोट सेल आपको गिवन है और यहाँ पर हम एन की वैल्यू जो होती है वो हम ये देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है कैडमियम क्या होता है, CD+2 होता है, इसके ऊपर +2 चार्ज होता है, तो एन की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है वो क्या है, एन की वैल्यू कितनी है भाई, 2 है। और एफ क्या होता है, एफ हमारे पास एक कांस्टेंट होता है, फैराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, 96,500 कूलम होती है। तो इन सारी वैल्यूज़ को बस हमें क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है, -2 इंटू में 96 500 और इंटू में कितना हो जाएगा, 0.7। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके आपके पास आएगा -35 और ये 1 और ये 0 0। अब आपको देखो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है, किलो जूल दिया है। ये आंसर जो आया किस में आया भाई, आपके पास जूल में आया है, बट आपको किस में कैलकुलेट करना है, किलो जूल में। तो किलो जूल को करने के लिए हम क्या करते हैं,
1000 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर ये 20 से 20 चली जाएगी और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 10 बचा है तो यानी कि यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 2 -131.1 किलो जूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल वेपर्स पास ओवर हीटेड हैवी मेटल कैटलिस्ट कॉपर डज नॉट गिव एनी अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो देखो ये एक तरह से बेसिकली हम अल्डिहाइड और कीटोन का डिफरेंशिएशन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि किस में हमें अल्डिहाइड मिलता है प्रोडक्ट और किस में हमें कीटोन मिलता है और किस में हमें मिलता ही नहीं है। तो ये वाली जो रिएक्शन होती है कॉपर के साथ जो हम करते हैं, ये टेस्ट जो हम करते हैं, ये कौन करता है, अल्कोहल करते हैं। और जो अल्कोहल में फर्स्ट और जो प्राइमरी यानी कि प्राइमरी और जो सेकेंडरी होते हैं, इनसे तो हमें क्या मिलता है भाई, अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप मिलते हैं। जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो आपको अल्डिहाइड प्रोडक्ट देते हैं और जो सेकेंडरी होते हैं वो आपको कीटोन प्रोडक्ट देते हैं। और जो टर्शरी होते हैं उसके केस में आपको ना अल्डिहाइड मिलता है ना कीटोन मिलता है, उसके केस में आपको क्या मिलता है, अल्कीन प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है, डज नॉट गिव अल्डिहाइड और कीटोन्स, यानी कि आपसे ये पूछा है, देखो ये प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है, ये वाला क्या है, देखो टर्शरी अल्कोहल है, तो यहीं से आंसर आ गया कि टर्शरी अल्कोहल आएगा इसका आंसर। और इसमें क्या है, देखो ये सेकेंडरी बन जाएगा और ये भी क्या है हमारे पास प्राइमरी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो क्या आ जाएगा भी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछा है, ऑन इंक्रीजिंग द पीएच, यानी कि हमने पीएच इंक्रीज किया है। फिनोल शोज विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट इन यूवी स्पेक्ट्रा, यानी कि फिनोल का यूवी स्पेक्ट्रा में ये पूछा है कि क्या चेंजेस आएंगे जब हम पीएच को क्या कर देते हैं भाई, इंक्रीज कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जब पीएच इंक्रीज कर देते हैं हम लोग यहाँ पर फिनोल का, तो जब हम स्पेक्ट्रा जो ऑब्जर्व करेंगे उसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, डीलोकलाइज होता है और ज़्यादा, ठीक है। फिनोल के केस में जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है वो और ज़्यादा डीलोकलाइज होगा ड्यू टू इंक्रीज द पीएच लेवल। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक तो बाथोक्रोमिक शिफ्ट आएगा इसका और रेड शिफ्ट भी होता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं कि आपको ये कौन से ऑप्शन में दिया है। तो ये आपको दिया है भाई ऑप्शन नंबर 3 में, जिसमें आपको ए भी दिया है और डी भी दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल। तो देखो ट्रांजिशन मेटल की डेफिनेशन जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं कि या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर एक्साइटेड स्टेट में जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमारे पास कैसे होने चाहिए भी, इनकम्प्लीटली होने चाहिए, यानी कि वो फुली फिल्ड नहीं होने चाहिए। तो अगर हम बात करें जिंक की कन्फिग्रेशन की तो ये क्या होता है भाई, कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन बनेगा कि भाई जो ट्रांजिशन मेटल नहीं होता है वो क्या है भाई, ऑप्शन नंबर 3 जिंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो आपको 4 रिएक्शंस दिए हैं और इसमें से पूछा है कि स्वार्ट्स रिएक्शन कौन सी होती है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाली जो आपको रिएक्शन दी है ये अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए, स्पेसिफिकली कौन सा, आयोडाइड वाले हैलाइड बनाने के लिए होती है। और ये कौन सी रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है। ये क्या है भाई, अल्कीन की एडिशन रिएक्शन होती है। जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर 3, यही क्या होती है, स्वार्ट्स रिएक्शन होती है। और जो ऑप्शन नंबर 4 दिया है इसमें क्या है भाई, ये तो आपको पता है, ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है, अल्कोहल की रिएक्शन जो हम थियोनाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं, ये वो वाली रिएक्शन है। और इसमें क्या होता है भाई, हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनता है। तो यहाँ पर स्वार्ट्स जो रिएक्शन होती है इसके जो रिएजेंट होते हैं वो आप ध्यान रखना कि हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। एक तो सिल्वर फ्लोराइड होता है और क्या होता है यहाँ पर ये Hg2F2 होता है। और क्या यूज़ कर सकते हैं हम, ये कोबाल्ट फ्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या है भाई, SbF3। तो ये सब भी यहाँ पर होते तब भी हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता भाई, फ्लोराइड ही बनता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कोज इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम। ये पूछा है कि कौन से विटामिन की कमी से जो ब्लड क्लॉटिंग का टाइम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये तो सबको पता है, इसका आंसर जो बनेगा वो क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिएक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स गिव बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टोलुइन। ये बहुत फेमस रिएक्शन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। आप देखना आपको ये हर किसी एग्जाम में मिलेगी, हर किसी दूसरे एग्जाम में रिएक्शन होती है, इटार्ड रिएक्शन होती है ये, ठीक है। ये अभी आई थिंक जो एनवीएस का या फिर पता नहीं केवीएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इसी से मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन था आई थिंक इटार्ड रिएक्शन से। तो यहाँ पर जो हम इसके लिए रिएजेंट यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, CrO2 Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड यूज़ करते हैं। ये क्या है हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या है हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इससे क्या होता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है कहाँ से भाई, टोलुइन से। टोलुइन हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास टोलुइन है, इस रिएजेंट का हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पर ये क्या बन जाता है हमारे पास, ये बन जाता है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेस ऑफ विच आयन इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज ब्लू बेबी सिंड्रोम।
तो ये भी मैंने एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वाला जो एक पोर्शन डिस्कस कर रखा है, एक-एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है कि जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है वो किसकी वजह से होता है, वो नाइट्रेट की वजह से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर इज़ मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड फॉर्म फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइलएलानाइन। तो देखो यहाँ पर ये पूछा है कि इन दोनों का यूज़ करके कौन-सा आर्टिफिशियल स्वीटनर बनता है और जिसमें क्या होता है, मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड होता है, इसकी फॉर्मेशन होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या बनेगा भई? एस्पार्टिम होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। तो आई थिंक आज की क्लास में हमने कुछ 15 और 16 क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया है। सारे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं हो पाए क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में।